गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व की कक्षा में हमने अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर को उसको बेहतर बनाने के, उसको प्रभावशाली बनाने के, शक्तिशाली बनाने के सुझावों के साथ ख़त्म किया था। आज मैं इस कक्षा की शुरुआत में पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के को समाप्त करते हुए बताना चाहूँगी कि यदि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावशाली बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो आवश्यक होगा कि जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हम देखते हैं उसके अनुसार उसमें जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए और 5 सदस्यों की जो मनमानी है उसको रोकने का एकमात्र उपाय भी यही लगता है कि आने वाले वर्षों में जिन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी एक पहचान, अपनी एक छवि बना ली है, सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जो अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रख रहे हैं, एक प्रभावी दृष्टिकोण रख रहे हैं, उनको स्थायी सदस्य बनाया जाए। इन देशों में हम भारत, जापान आदि को ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वह एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, जिसकी कि पूरी दुनिया के देश बात सुनते हैं, उभर कर सामने आई है। और ऐसे में यदि भारत को स्थायी सदस्य बना दिया जाए तो बच्चों इसमें कोई शक, कोई संशय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी सदस्य के रूप में भारत यूएनओ की उन सभी उपलब्धियों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को हासिल करने में या करवाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। अब आते हैं हम आज की कक्षा के बारे में। आज की कक्षा पर बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक इस कक्षा में है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, यानी तृतीय विश्व। तो बच्चों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन है, किन देशों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर बात करते हैं पहले। तो जहाँ तक इस शब्द का प्रयोग करने की बात है बच्चों, पहली बार इस शब्द का प्रयोग थर्ड वर्ल्ड, तीसरा विश्व या तीसरी दुनिया, इसका प्रयोग किया था फ्रांसीसी एक लेखक है जिसका नाम है एल्फ्रेड सोवी। 1952 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था और इसके पीछे इनके मायने थे, यानी उन देशों के लिए सोवी ने इस शब्द का प्रयोग किया था जो एक लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे थे देश, उनके लिए, उन शोषित, पिछड़े हुए गरीब राष्ट्रों के लिए सोवी ने इस तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलकर बच्चों, चीनी जो नेता है माओ त्से तुंग, उनके द्वारा भी 3 दुनियाओं की कल्पनाओं का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत उन्होंने पहली दुनिया में तो महाशक्तियाँ जो अमेरिका और सोवियत संघ थे उनको गिना या उनको लिया। दूसरी दुनिया में इनके द्वारा उन शक्तियों या उन देशों को शामिल किया गया जो इन महाशक्तियों के साथ किसी न किसी रूप में गठबंधन में थी, चाहे वो सैनिक हो और चाहे वो व्यापारिक हो। और तीसरी दुनिया में माओ त्से तुंग उन देशों को शामिल किया, माओ त्से तुंग ने, जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े साम्राज्यों के उपनिवेश हैं और जो आधुनिकीकरण और विकास की
दुनिया से बहुत ही दूर है। तो इस प्रकार माओ त्से तुंग ने भी 3 दुनियाओं की कल्पना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा भी तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में, जो कि लंबे समय से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं बच्चों, उन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किया जाता रहा है। अब इन देशों में हम देखते हैं कि उनके लिए जो यह शब्द प्रयोग किया गया है, इस संदर्भ में मुख्य रूप से 2 बातें हम देख सकते हैं। पहली तो यह कि इन सभी देशों के लिए यह जो तीसरे विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है, वो इसलिए भी किया गया है कि ये सभी देश लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं। ऐसे में इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी हैं। और दूसरा यह कि ये देश, जो तीसरी दुनिया के देश हैं बच्चों, यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, वहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर जब भी मतदान करते हैं तो एकजुटता से एक होकर मतदान करते हैं। चूँकि तीसरी दुनिया के सभी देश, हम कह रहे हैं कि एक प्रकार से एक ही आधार लिए हुए हैं, एक ही पृष्ठभूमि है इन सब की, तो ऐसे में ये वहाँ पर उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुटता भी दिखाते हैं या दिखाते हुए देखे गए हैं। संक्षेप में मैं कहूँ बच्चों, तो तीसरी दुनिया में हम सरल शब्दों में उन देशों को लेंगे जो लंबे समय से किसी के उपनिवेश रहे हैं, किसी के साम्राज्यवाद के अंग रहे हैं और इस नाते वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। वो हर क्षेत्र में, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं, क्योंकि वह लंबे समय तक किसी के अधीन रहे हैं। तो ऐसे में हम यदि एक सरल भाषा इन तीसरी दुनिया के देशों के लिए देना चाहें या दें, तो बच्चों इसमें वो देश आते हैं जो न तो आर्थिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश हैं और न ही पूर्णतः नियोजनबद्ध समाजवादी देशों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वो दूसरे देशों के, बड़ी महाशक्तियों के अधीन रहे हैं। फिर एक बात और है बच्चों कि इन जो तीसरे विश्व के देश हैं, इनके मुद्दे, आप कह सकते हो इनके विषय भी लगभग एक ही रहे हैं, एक ही होते हैं। जैसे उपनिवेशवाद का विरोध करना और अपने यहाँ पर विकास के विभिन्न आधारों को, विभिन्न क्षेत्रों को हर संभव ढूंढकर वहाँ पर विकास करना आदि आदि। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगी बच्चों कि तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो देश आते हैं जो लंबे समय से उपनिवेशवाद का शिकार होने के कारण अपने यहाँ पर उस रूप में विकास नहीं कर पाए सभी क्षेत्रों में, जिस रूप में वो करने में सक्षम थे। अर्थात विकासशील राष्ट्र, वो विकासशील राष्ट्र जो अभी तक गरीब और पिछड़े हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक विकास में, वह सभी इस तीसरी दुनिया में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में भी बच्चों विश्व को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है विकसित और विकसित निजी अर्थव्यवस्थाएं। दूसरा भाग है केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाएं और तीसरा भाग है प्राथमिक माल उत्पादक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। यानी यूएनओ में भी पूरी दुनिया को
3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में बांटा है। पहला विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरह से विकसित है, जो उनके अनुसार ही विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से डील करती हैं। दूसरा समाजवाद के तहत जो नियोजित अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई हैं वो, और तीसरी जो कि प्राथमिक कच्चा माल उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कच्चा माल उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था है उसमें तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व के लोगों को शामिल यूएनओ ने किया है। कुल मिलाकर तीसरी दुनिया जो शब्द का प्रयोग है बच्चों, वह आर्थिक आधार पर या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर या इन देशों में निर्धनता, अस्थिरता, अब विभिन्न क्षेत्रों में असमानता आदि मुख्य रूप से कॉमनली देखी गई है। और दूसरी एक और कॉमन बात जो तीसरी दुनिया के देशों में है बच्चों, और जिसके कारण इन देशों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है तीसरी दुनिया, वह है कि चूँकि ये विकासशील भी हो रहे हैं या विकासशील देशों की श्रेणी में भी आते हैं, ऐसे में इन पर विदेशी ऋणों की भी भरमार है। यानी लगभग तीसरी दुनिया के देशों पर विदेशी ऋण का भार अधिकाधिक है। अब मैं बताऊं कि इस तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व में मुख्य रूप से बच्चों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश ही आ रहे हैं जो लंबे समय से उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। इस पूरे जो अभी मैंने चर्चा की है बच्चों, इसको मैं समअप करना चाहूँ या सार में बताना चाहूँ तो तीसरी दुनिया में बच्चों उन देशों को शामिल करेंगे जो लंबे समय से किसी बड़े राष्ट्र, बड़ी शक्ति के अधीन रहे हैं, उसकी सत्ता में रहे हैं, और इस कारण वो देश अपने स्वयं में विकास नहीं कर पाए हैं, और यही कारण है कि वह आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो उन्हें इन सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द, एक टर्म तीसरी दुनिया, तीसरा विश्व या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रूप में इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों इन तीसरे विश्व के जो देश हैं उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में, यानी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में बच्चों। तो मुख्य रूप से इनमें हम ये विशेषताएं देख सकते हैं। पहला है कि इनके जो जीविकोपार्जन के उपाय हैं वो कृषि प्रधान हैं, यानी मुख्य रूप से आप कह सकते हो बच्चों कि इस तीसरी दुनिया वाले देशों का जो मुख्य जीवन यापन का साधन है वह कृषि है। लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दूसरा है कि ये सभी देश निर्यातों पर आश्रित हैं, यानी चूँकि ये देश पूर्व में भी मैंने कहा कि कच्चे माल उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आप कह सकते हो अधिकृत है। ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशों को जो ये कच्चा माल निर्यात करते हैं उस पर भी इन पर निर्भर हैं, यानी निर्यातों पर ये अधिक आश्रित हैं। अगली जो इनमें कॉमन विशेषता है बच्चों, कॉमन बात है, वह यह है कि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है इन सभी देशों में लगभग आप कह सकते हो विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। यही वजह है कि जो वास्तविक आय में इनमें वृद्धि होती है, वृद्धि होनी चाहिए या होती है, वह जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास को उस रूप में नहीं कर पाती विकसित, या आप कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि के कारण इन देशों में अधिक आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं या होती रहती हैं।
इसके अलावा बच्चों यहाँ एक जो कॉमन बात हम और देख सकते हैं वो है यहाँ पर अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं, यानी तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी उथल पुथल होती रहती है। समय समय पर हमने देखा कि इन देशों में कभी उदारवादी लोकतंत्र, कभी समाजवादी लोकतंत्र, समय समय पर भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित होती रहती हैं और वो अपने आधार पर अपने हिसाब से आर्थिक विकास के कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाती रहती है। यानी कुल मिलाकर अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं या अस्थिर राजनीतिक अवस्थाएं भी इन तीसरी दुनिया के देशों में हम समान रूप से देख सकते हैं। एक और जो इनमें हम कॉमन बात देखते हैं बच्चों वह है कि इन तीसरी दुनिया के देशों में करिश्माई नेतृत्व वह उभर कर सामने आते हैं। हमने देखा है बच्चों, भारत में आप देख सकते हो नेहरू जी के रूप में, सुकार्नो है जैसे, नासिर है जैसे युगोस्लाविया, टीटो है युगोस्लाविया में, नासिर है मिस्र में। तो समय समय पर विभिन्न करिश्माई जो नेतृत्व है इन तीसरी दुनिया के देशों में, इन देशों के शीर्ष पर हमने कॉमनली देखे हैं, जिनसे कि इस देश की, इन देशों की शासन व्यवस्था और इन देशों के नागरिक प्रभावित होते रहते हैं। अगली जो कॉमन बात है बच्चों इन देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में, वह है कि यहाँ पर विधायिका का ह्रास हुआ है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर विधानमंडल विषम परिस्थितियों के कारण जो एक समन्वय की भूमिका होती है, संयोजन की भूमिका है, उसको निभाने में हमेशा ही असफल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बहुल समाज हैं, यानी समाज में जो विभिन्नता है, उसके कारण परस्पर विरोधी और अधिकतर आप कह सकते हो शासन में जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उनमें संघर्ष ही चलता रहता है और उसके कारण विधायिका का पतन या ह्रास कॉमनली हम इन देशों में देख सकते हैं। अगली जो एक विशेषता है बच्चों वह यहाँ पर इन देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में हम देखते हैं, वह है एक दल प्रणाली। यानी हमने देखा है इन सभी देशों में मुख्य रूप से लंबे समय तक एक दलीय प्रणाली का, एक दल का शासन सत्ता पर अधिकार रहा है और उस दल की विचारधारा के हिसाब से ही इन देशों में फिर विकास हुआ है। अगली एक विशेषता कॉमनली जो इन तीसरी दुनिया के देशों में हम देखते हैं वह है भ्रष्टाचार है या विलासितापूर्ण जो जीवन इस तीसरी दुनिया के देशों के जो शीर्षस्थ नेता है वो निभाते हैं या विलासित जीवन व्यतीत करते हैं, वह भी कॉमनली हम इनमें देख सकते हैं। साथ ही इन तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार भी कॉमनली मुख्य रूप से पाया जाता है या हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में एक कॉमनली चीज़ है कि ये सेना और सैन्य सामग्री पर भी इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो काफ़ी धन खर्च करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने स्टेटस को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो मुख्य रूप से मैं बच्चों बताऊंगी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो मुख्य विशेषताएं या कॉमनली जो बातें हैं वह पहली तो है कि ये सभी चूँकि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं, ऐसे में इन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह निर्यात पर निर्भर है। मुख्यतः ये सभी देश कृषि प्रधान हैं। यहाँ की जनसंख्या भी बहुतायत में है। यहाँ पर राजनीतिक जो व्यवस्था है वह भी आप कह सकते हो, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वह भी लंबे समय तक अस्थिर उस आधारों पर चली है, या आप कह सकते हो राजनीतिक व्यवस्थाएं भी कई बार इन दुनिया में, तीसरी दुनिया के देशों में एक सा व्यवहार करती दिखी है। इसके अलावा यहाँ पर भ्रष्टाचार, एक दल शासन, एक दल का शासन आदि भी कॉमनली हम तीसरी दुनिया के देशों में बातों को देख सकते हैं।
इनकी विशेषताओं के रूप में हम पाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।